काफ़ी दिन हो गए थे। आसिफ भाई काफ़ी दिनों से बीमार थे। जब से इनकी वालदा की डेथ हुई उसके बाद से बहुत अप एंड डाउन इनकी लाइफ में आ रहे थे, इमोशनली और कभी कभी मेंटली, और कभी कभी नींद गायब और कभी कभी बुखार। तो ऐसे में हमने सोचा कि आसिफ भाई को एक लंबी यात्रा कराएं। यात्रा मतलब एक लंबी ज़ियारतें करवाएं, कुछ ऐसी जो हमने आज से पहले कभी ऐसा प्लान नहीं किया। गए तो हम बहुत बार हैं मगर हम पहली बार इस तरह निकले। अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो बस जा रहा हूँ, रास्ते में डिसाइड करूँगा कहाँ जाना है। कितने टाइम के बाद जा रहे हो? बस रमज़ान में गए थे, उसके बाद अब जा रहे हैं। आसिफ भाई की मोहब्बत में जा रहे हो या किसी और की मोहब्बत में? फिर वक्त तो किसी और के साथ, आसिफ भाई के साथ किसी और की मोहब्बत में जा रहा हूँ। देखते हैं कौन कौन जा रहा है। कैसे हो, कहाँ जा रहे हो? दीवाने पे। अच्छा, इसको मुझसे पहले पता लग गया। मुनीर कहाँ जा रहा है? भाई अभी तक तो गाड़ी में पहले कैमरा सेट कर रहा हूँ, अभी कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जहाँ हैंडल घूमेगा चले जाएंगे। मिलते हैं बैठो फिर एक नई जर्नी के साथ। थोड़ा आगे हो जाओ। चलो यहाँ पर वो किसका है केस? ग्लासेस का भाई का वो है। उसको नीचे रखना। कनेक्ट नहीं हुआ, फिर चले जा रहे हैं। उतनी का एक मिनट। खिड़कियाँ खोली हुई है ना? हाँ, बनाना वरना में उनसे अभी खामोश हो जाओ मोहम्मद। तो फिल वक्त हम शायर भुट्टो ले रहे विद शोर के साथ, क्योंकि हमने खिड़कियाँ खोली हुई हैं, गर्मी है। और उम्मीद है शायर भुट्टो से अभी तक हमें कायदाबाद का पता लगा है कि कायदाबाद जाना है। आगे कहाँ जाना है ये अभी थोड़ी देर में आसिफ भाई बता देंगे। क्यों आसिफ भाई? अभी आगे देखते हैं कहाँ जाना है और क्यों निकले हैं ये नहीं पता, और कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता। बस इतना था कि चारों पके हुए निकलना जरूरी है। जी जनाब, शायर भुट्टो आगे अभी बना नहीं है कई बात से, तो हमने इम्तियाज़ स्टोर के पीछे से शायर भुट्टो पकड़ी है। टाइम सेव करना है, ऑलरेडी हम लेट हैं। आपको पता है हम कहीं भी जाते हैं लेट तो हो ही जाते हैं, नेशनल हमारा काम है। फ्लाइट में पहले पहुंच जाते हैं। बस भी हमारे डैडी की रुक जाती है, वेट कर लेती है। बेसिकली मुनीर की वजह से लेट हुए क्योंकि मुनीर के बच्चों के पेपर मुनीर कुछ बोलोगे पेपर के बारे में? भाई ये खिड़कियाँ बंद करोगे तो आवाज़ सही आएगी। खिड़कियाँ बंद करो सारे। भाई ये पैम्परिंग ही तो लेट करवा देती है। तुम पैम्परिंग की बात कर रहे हो, बच्चों के पेपर की बात कर रहे हो? भाई दोनों भाई पैम्पर बच्चों के हो या बड़ों के हो लेट करवा ही देते हैं। खास बड़ों के पेपर ज़्यादा लेट करवाते हैं। मुनीर इस वाले रास्ते से गुजरो। नहीं भाई पहली बार गुजर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। क्योंकि ये गाड़ी के लिए है, बाइक के लिए नहीं है। ओए ओए, फिर तो अच्छी बात है भाई। इंशाल्लाह आपके पास भी गाड़ी आ जाएगी। हाँ भाई इंशाल्लाह। जहाँ से ना गाड़ी लेनी है। कुछ लेना है, कुछ लेना है भाई, अभी तक कंफर्म नहीं है। फिलहाल तो आपके जालिमा डाला दिला। फिलहाल तो आपके दोस्त अब्बास ने जहाज ले लिया है। पक्का फ्लाइट थी, वो तो कैंसिल करवाई है। भाई मुझे लगा वो रॉकेट में बैठा हुआ है, बाद में पता चला जहाज है, टेक ऑफ ही नहीं हुआ। इस बार तो आधे से ज़्यादा लोग दुआएं कर रहे थे टेक ऑफ हो जाए। आधे से ज़्यादा किसी को पता ही नहीं था, मुझे पता लगा, मैंने बोला भाई जाने दो। पिछली दफा बोले थे।
तो साइड इफेक्ट उसके कितने भाई ने अभी तक भुगत रहा है, इसको कौन देखेगा? हाँ हाँ, फ़ोन करके उसको बोला कुंडी लगा ले, 3-4 दिन में आते हैं। 2-3 दिन बोला तो 3-4 दिन। भाई जबरदस्त बना दिया यार शायरा भुट्टो तो, यार इससे भी बड़ा लग रहा है ये तो। अगर मैं ये करूं कि मैं इसको इधर लगा दूं तो होगा नहीं? भाई साहब वो इसकी उसकी चौड़ाई- सेटिंग भी लाया हूँ, वो अब ये सारे काम ना फुर्सत के होते हैं, तभी तो मैं वेब डैश कैम खरीदने के चक्कर में हूँ। तो डायरेक्ट चिपक गया। वो चिपक नहीं, वो जो भी गाड़ी होगी उसमें बंदा फिक्स कर देता है बस। कार्ड मेमोरी जहाँ से सफ़र किया, कार्ड मेमोरी कार्ड निकाला, डेटा शिफ्ट किया, फिर लगा दिया। बिल्कुल, बैटरी भी तो वो अच्छा वाला मैं लेने के चक्कर में, वो तकरीबन आ रहा था लाख रुपए तक का। बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो आलम वाली जगह पे हाजिरी दे के आगे निकलना है या बीच में से निकले? कौन बताएगा भाई? आप तीनों बताओगे, मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, इस दफ़ा आप लोग लेके चलते हो। यानी कि ड्राइवर मैं हूँ। इस दफ़ा सलार जो है कोई और ही बना। जाना कहाँ है? नहीं जब भी जमपीर। वाओ, नहीं भाई, तानी ने ऐसे ही कहा था ना, वाओ वाह वाओ। तो अभी डिसाइड हुआ है जमपीर। आई थिंक कि भाई हम ठट्टा से चलते हैं, सही है। ठट्टा से हम कायदाबाद से जो है वो ठट्टा की तरफ जाते हैं, ठट्टा से जमपीर को रास्ता जाता है। ये रोड हमें ज़रा कम रश वाला मिलेगा। गाड़ी वैसे ही हवाई जहाज बनी हुई है यहाँ पे। नहीं, मैं वैसे ही 90 की स्पीड पे जा रहा हूँ। डाले वाले को जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं आगे निकलूँ, वो आगे निकल गया। भाई ढाला ढाला है। भाई कुछ मैंने 80-90 स्पीड रखो ताकि सुकून से अपनी चलाओ। अच्छा भाई, आपको क्या लगता है कुछ अरसे में यहाँ पे भी टिकटें लग जाएंगी, शायरा भुट्टो पे टिकटें लग जाएंगी? यानी अभी है ना, वो आ गया ना, देनी है ना, आपको टिकट देनी है, आगे वो आ गया। वेरी गुड, अभी याद किया और आ गया। अभी तो सिर्फ 100 रुपये है। ये एक टूल प्लाजा बनेगा, ये है एक टूल प्लाजा बनेगा काठौर के पास, बीच में भी शायद कोई दे दें। ये दो तो टूल प्लाजा मुझे कंफर्म है कि ये है। मतलब कराची वालों को कहीं से भी नहीं छोड़ना है। भाई जो पैसे बनाए पूरे तो करने ना, लगाएं। काश ये बाइक का भी एक ट्रैक बना देते ना, हाँ, तो फिर हवाई जहाज बना तो नहीं बहुत मस्त होता। बाइक वालों का भी एक बन जाता ना। वैसे चेंज है ना। भाई वही कोशिश कर रहा हूँ, निकाल लूँ मैं। मेरे पास है, एक मिनट से यहाँ बैठो। कहाँ मामा की गोद में क्यों बैठा हुआ? तू बीच में बैठ। कुछ कलेक्शन हो ना हो 100 रुपये दो, 100 रुपये दो। जी धीरे। इस पे भी एमटेक लेकर आ जाएंगे ये लोग। हाँ तो एमटेक आ जाएगा यहाँ पे। ये लीजिए भाई, अबे 150 है। पीछे पीछे देखते हैं। मुंसिफ, आगे दोनों रखने पीछे। दोनों को मैं ले रहा हूँ, आगे ले रहा हूँ। नहीं। मैं पीछे आ रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे। आसिफ भाई काफ़ी दिनों से बीमार थे। जब से इनकी वालदा की डेथ हुई उसके बाद से बहुत अप एंड डाउन इनकी लाइफ में आ रहे थे, इमोशनली और कभी कभी मेंटली, और कभी कभी नींद गायब, और कभी कभी बुखार। तो ऐसे में हमने सोचा कि आसिफ भाई को एक लंबी यात्रा कराएं। यात्रा मतलब एक लंबी ज़ियारतें करवाएं, कुछ ऐसी जो हमने आज से पहले कभी ऐसा प्लान नहीं किया। गए तो हम बहुत बार हैं, मगर हम पहली बार इस तरह निकले। मेरी ज़िंदगी में अप डाउन बहुत कुछ होता रहा, और एक कॉल के ज़रिए मैंने अपनी 40 साल की ज़िंदगी गुजार दी। आज से बहुत साल पहले मौला हुसैन का मैंने एक पोस्ट पढ़ा और वो मेरे दिल में नब्ज़ हो गया कि अगर तुम्हें शिद्दत से जो है कभी कोई परेशानी या कोई तकलीफ़ मिले तो मेरी तकलीफ़ जान लेना, तुम्हें अपनी तकलीफ़ जो है वो कम लगेगी। इसी पोस्ट के ज़रिए, इसी कॉल के ज़रिए मैं ज़िंदगी गुजारता रहा। मेरी ज़िंदगी में अप डाउन बहुत सारी चीज़ें, आजमाइशें इतनी आई कि मेरी आजमाइशें, मेरा सब्र और बहुत सारी चीज़ें देख के अज़्ज़त ने मुझसे बहुत कुछ सीखा। अज़्ज़त ने क्या सीखा ये अज़्ज़त आपको बताएगा।
जब एक इंसान किसी की लाइफ को देखता है या किसी के साथ रहता है, टाइम गुजारता है, तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं और करने को मिलती हैं। मैं नहीं जानता कि मैं और जब आसिफ भाई अलग अलग थे तो हमारी ज़िंदगियों में क्या क्या था, आसिफ भाई बेहतर जानते हैं और मैं बेहतर जानता हूँ। मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब से हम दोनों मिले हैं और हमारी दोस्ती गहरी होती गई और हम कुछ हट के ही करने लगे। जो आसिफ भाई करते थे आसिफ भाई ने छोड़ा, जो मैं करता था मैंने छोड़ा, और हम दोनों एक नए रास्ते पे निकल गए। कुछ ऐसे रास्ते जैसे कि आज हम निकले हैं। यही सफ़र पहले बसों पे होता था, ट्रेनों पे होते थे, फिर यही सफ़र स्कूटर पे होने लगे 70 पर, फिर यही सफ़र जो है वो 70s पर होने लगे, यानी कि बहुत सारे दोस्त भी 70s पे अपनी अपनी बाइकें लाकर जाने लगे। फिर दौर आया 125 का, फिर दौर आया 150 का, और फिर करते करते जो है गाड़ी तक पहुँचे। ये सफ़र बताने को तो जस्ट चंद सेकंड का है, मगर इसको तय करने में हमें काफ़ी साल लगे। हमारी अक्ल, हमारी एनर्जी, हमारी डायरेक्शन और हमारी जुस्तजू कहाँ थी और हमें किस तरफ लेके जा रही थी, ये अभी भी एक सवालिया निशान था। और हम बस चलते जा रहे थे। आज के व्लॉग में भी हम इसी तरह एक लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं। अब ये लॉन्ग ड्राइव हमें कहाँ लेके जाती है, किन किन बुज़ुर्गों की ज़ियारत करवाती है और किन किन बुज़ुर्गों से हमें मिलवा कर हमें वापस यहाँ कराची तक लाती है। ये सफ़र चलता रहेगा। इसी तरह हर किसी इंसान की ज़िंदगी में उसके सफ़र चलते हैं। कुछ लोग शोहरत पाने के लिए, कुछ लोग अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए, कुछ लोग शोहरत के साथ साथ जो है वो ट्रैवलिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। हम किन के लिए कर रहे हैं, शुरू में तो हमें पता भी नहीं था। बस जैसे जैसे हम रास्ते पे निकलते चले गए और हमें अब हमारी मंजिल नज़र आने लगी। क्या कहते हैं आसिफ मलिक? मैं बहुत खुद नसीब हूँ कि काफ़ी टाइम से कोई अज़द ने जो है मेरा बहुत ख्याल रखा था, लेकिन अज़द को समझ नहीं आ रही थी कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। अक्सर मैं रात को उठ के बैठ जाता था और अज़द भी उठ के बैठ जाता था। ये काफ़ी दिनों से चीज़ें चल रही थी और इस पीरियड में जो है वो मुझे रात के 2 बजे तक काम भी करना पड़ता था। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी ज़रूरत किसी को नहीं बताऊं, और इस पोजीशन में भी जो है वो मैंने अपना काम जारी रखा। अचानक एक दिन जो है वो मुनीर और मुनीर की बेगम आए। काफ़ी दिनों से अज़द मुझे कह रहा था कि भाई मैं आपको कराची से बाहर लेके जाता हूँ, हो सकता आप सही हो। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, और घर जाता था तो एक अजीब सी बेचैनी होती थी। सुबह 7:30 बजे तक 8 बजे तक जागता रहता था। इस पीरियड में अज़द ने ज़बरदस्ती मुझे अपने घर पे रखा और कोशिश की कि मेरा माइंड चेंज हो सके, लेकिन मेरा खाना पीना और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बंद हो गई थी। मैं आपको बताता चलूँ, इन 22 सालों के सफ़र में जो मेरा रूहानी सफ़र फ़कीरी सिलसिला था, इसमें मेरी माँ ने मेरी हमेशा ज़िंदगी में बैग दी। अगर मेरे बारे में कोई बात करता था तो वो कहती थी उनको कि जब मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरा बेटा है, तो तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले में। मेरी माँ ने हमेशा मुझे सपोर्ट दी और वो यही कहती थी, मेरा बेटा किसी भी सफ़र पे है, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि वो गलत रास्ते पे नहीं है, और उसको देख के मेरी हिम्मत और मेरी ताकत बनती है। मेरी माँ ने ज़िंदगी भर मेरा सहारा बना और मैं अपनी माँ का बना। अचानक जब मेरी माँ का ये वफ़ात का सिलसिला हुआ तो मैं टूट चुका था। इतने में जब मुनीर और अक्सा आए तो उन दोनों के मुंह से भी ये निकला कि भाई कराची से बाहर जाएंगे तो आपकी तबीयत सही हो जाएगी। जब एक बंदे ने बोला और दूसरे ने बोला और तीसरे ने बोला, तो मैंने बोला कि क्या हो सकता है कि कोई चाहता है कि मैं कराची से बाहर जाऊं और मुझे कोई तसल्ली और मुझे कोई सब्र दे सके, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हमेशा इमामज़ादों की ज़ियारतों पे जाने के बाद और उनकी ज़िंदगी जो है वो जानने के बाद तो मुझे हमेशा तकलीफ़ें हुई, और मैंने इमामज़ादों की तकलीफ़ों से वो सब्र सीखा कि इमामज़ादियों ने ऐसी ज़िंदगियां गुजारी कि उनकी ज़िंदगियों में सिर्फ तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हुई, लेकिन उनका सब्र का
पैमाना कभी लबरेज नहीं हुआ और ज़िंदगी भर जो है वो अपने ईमान से और सब्र से चलते रहे, इसलिए आज उनका नाम है। उनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला और मैंने अंदाज़ा लगाया कि इन तीनों ने जो भी प्लान किया है अच्छा होगा। और जाना कहाँ है क्या है कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता था आज मुझे उन सब की ज़रूरत है और वही तसल्ली दे सकते हैं, वही सब्र दे सकते हैं। क्योंकि मेरी आदत है मैं किसी इंसान के आगे ना रोता हूँ, ना अपनी परेशानी बताता हूँ और ना मैं अपनी तकलीफ़ बताता हूँ। जब से मेरा दिल इनसे लगा है और इनकी रूह के साथ जब मैं जॉइंट हो गया हूँ, यानी कि मैं जुड़ गया हूँ, जब से मेरी ज़िंदगी में एक हिम्मत, ताकत, ईमान और इतनी मजबूती आ गई है शायद ही किसी इंसान के पास हो। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, छोटी छोटी परेशानियाँ, छोटे छोटे घरों के मसले बात करते हैं, मैं उनके मसलों का हल बताता हूँ, उनको कहता हूँ सुकून से रो के भी करना है और हंस के भी करना है, हिम्मत से भी करना है और ईमान से भी करना है। बस मैं बग़ैर सोचे समझे इनके साथ इन सफ़र पे निकल गया और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे किस किस ने हाथ लेना है और उन लोगों ने हाथ लेना है जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। और ये टूर कैसे निकला और कहाँ पे किसने मुझे बुलावा दिया, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। मुझे आज यकीन है कि मेरे 22 साल की मेहनत इनके सामने एक वैल्यू रखती है। जब भी तो इन सब ने मुझे अपने हाथों हाथ लिया और मेरे अंदर एक ईमान दोबारा पुख्ता किया। मैं जब भी टूटता हूँ हमेशा यही मुझे जोड़ते हैं और मेरे अंदर से कायनात में इनके अलावा और कोई नहीं है। तो हुआ कुछ ऐसे कि कुछ दिन पहले आसिफ भाई अपने घर गए और मैं अपने घर में था, इनको छोड़कर आया और ऐसे ही बैठे बैठे मेरा दिल चाहा कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ। तो मैं तहज्जुद के लिए वज़ू किया और मैं नमाज़ पढ़ने लगा। नमाज के दौरान मुझे जो है अमीर पीर एक ख़ास बुज़ुर्ग हैं, वो जब हमें इजाज़त होगी तो उनके बारे में आपको बहुत कुछ बताएंगे। उनकी मुझे ज़ियारत हुई और उन्होंने कहा कि आ जाओ, तो मैं बहुत खुश हुआ। नमाज मैंने ख़त्म की और उसके बाद मैं सो गया। और जब अगले दिन आसिफ भाई आए और मैंने आसिफ भाई को कहा कि क्या प्लान है जाने का, तो हमारे और मुनीर की आपस में बातें चल रही थी फ़ोन पर कि ठट्टा साइड पे जाना चाहिए और ठट्टा साइड से जो है वो आगे बदीन जाना चाहिए और बदीन से आगे जो है नाना पार्कर जाना चाहिए। तो हम ये प्लान कर रहे थे जब मेरे पास इमाम की कॉल आई और मैंने ये देखा तो मैंने बोला मुनीर तुम अपनी बेगम के साथ यहाँ आओ, बैठ के बात करते हैं कि करना क्या है। और उसी दिन इत्तेफाक से मैंने कहीं बहुत ज़्यादा काम किया था तो उसके मुझे चेक आए हुए थे, एक नहीं काफ़ी सारे आए हुए थे, जो मैं सदियों से तो नहीं बोलूँगा, सालों से मैं वो काम कर रहा था पेपर चेकिंग का, तो उसका अमाउंट आया हुआ था। मैं खुश हुआ कि हमारा जो है वो फाइनेंस भी हमारे पास आ गया है। और फिर मुनीर भी रात को आता है और आने के बाद हम बातें करते हैं। मुनीर कहता है कि पहले हम यहाँ से जो है वो ठट्टा जाएंगे और फिर हम बदीन जाएंगे। मैंने कहा नहीं, पहले दूर जाते हैं फिर वहाँ से वापसी पे आएंगे। तो करते करते आसिफ भाई भी आते हैं अपनी शॉप से और बैठते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमें अमीर पीर जाना चाहिए। दोनों मेरी शक्ल देखते हैं कि हम तो बदीन और ठट्टा की बातें कर रहे थे, तो ये अमीर पीर कहाँ से आ गया। मैंने देखो अमीर पीर है, फिर वहाँ से जो है एक और मेरे माइंड में है, अगर सुनते हो तो बोलते हैं। दोनों ने कहा हाँ क्या बात है। मैं यहाँ से हम जाते हैं अमीर पीर से हम जाते हैं। तो मुनीर और मुनीर की बेगम दोनों मेरी तरफ देखने लगे और आसिफ भाई ने कहा यार गुड आइडिया, बहुत अच्छा है। मैंने इनको बताया नहीं था कि मेरी ज़ियारत हुई है और मैं जो हूँ वो किसी के कहने पे ये कह रहा हूँ। तो उसके बाद जो है वो सब एग्री करते हैं और फिर हम आसिफ भाई पे छोड़ देते हैं कि आसिफ भाई क्या फ़ैसला लेते हैं। तो इसलिए आपको वीडियो में पता लगता है शुरू में कि हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या डिसीजन लिया। तो ऑन टाइम आसिफ भाई डिसीजन ले रहे हैं और आसिफ भाई जैसे जैसे डिसीजन लेते जा रहे हैं हम वैसे वैसे ट्रैवल करते जा रहे हैं। अमीर पीर 5 साल पहले मेरे लिए खुला और बहुत मुश्किल से खुला और वो अभी तक पर्दे पे हैं, लेकिन अभी
मेरी उनके पास दूसरी हाज़िरी है और मैं ये सोचता हूँ कि जिस दिन जो है बीबी इमाम की तरह अमीर पीर भी लोगों के लिए खुलेंगे, क्योंकि इनका एक टाइम होता है। अमीर पीर की हिस्ट्री और मिस्ट्री जो है वो आने वाले टाइम में जब इजाज़त होगी आपको बताएंगे। लेकिन मेरी दूसरी हाज़िरी पे जो है वहाँ से लबेक किया गया है कि आप लोग आ सकते हो। तो जब मैं दूसरी दफ़ा भी हज़रत ने जब मुझे बताया तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि 3 साल से मेरी ख्वाहिश थी कि कुछ लोगों के साथ मुझे वहाँ पे जाना है, लेकिन मैं जा नहीं सका। हर इमाम का एक टाइम है, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि सिंध और बलूचिस्तान इमामज़ादों से भरा हुआ है और ये सारे इमामज़ादे जो हैं वो मेरे करीब हैं। कुछ ऐसी ज़ियारतें हैं जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नायाब हैं, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप लोग भी उन ज़ियारतों तक पहुँचेंगे। मेरे पहले हाज़िरी जो है वो अमीर पीर पे जो है वो होगी, और मेरे लिए जो है जमपीर मेरे लिए एक दफ़ा खुला और वहाँ पे सादात कॉलोनी है, वहाँ पे भी मैं गया, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं सका। सिंध के जितने भी जो है इमामज़ादे, बलूचिस्तान के जितने भी इमामज़ादे हैं, मेरे लिए ऐसे खुल गए कि लोगों के लिए नायाब है। जब हम इनको ढूंढते हैं या हमें ढूंढते हैं, और मैं जब इनको ईरान में ढूंढता हूँ तो ये मेरे लिए जो है वो रास्ते बनाते हैं। ईरान के सफ़रनामा आप लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों को जो है वो सफ़रनामा समझ आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे समझ आता है इस वजह से कि मेरे इमामज़ादे मेरी ज़िंदगी में इतनी वैल्यू रखते हैं कि उन्होंने जो भी कुछ आज मुझे दिया है, आज कुछ मैं जितना भी काबिल हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। ये सफ़रनामे चलते रहते हैं। पहला हमारा जो है जो पहली हाज़िरी है वो अमीर पीर के ऊपर, उसके बाद जो है हमारे पास जमपीर है, उससे आगे अज़त का सिलसिला है। मुनीर बहुत खुश हुआ था कि मुनीर की बेगम ने बोला था कि भाई काफ़ी टाइम से हमें ब्रेक नहीं मिला मियाँ बीवी को, क्योंकि हम दोनों टफ़ काम कर रहे थे और आपकी भी तबीयत ऐसी है कि आपको निकलना चाहिए। इन तीनों ने फ़ैसला किया और हम निकल पड़े। आगे आप देखते रहेंगे कि क्या होगा, किस रास्ते से, क्योंकि मैंने अज़त को इस दफ़ा बोला था कि अज़त हम जो है हाईवे पे नहीं, मोटरवे पे नहीं जाएंगे, हम मोटरवे से अंदरूनी सिंध जाएंगे, और कहीं भी बाहर से भी कोई मुझे ज़ियारत मिली तो मैं उनको सलाम करता आऊँगा, क्योंकि जहाँ जहाँ से मैं गुज़रता हूँ वैसे वैसे मेरे लिए ज़ियारतें खुलती जाती हैं। ये हमारा अनोखा सफ़र जो है वो शुरू हुआ, और हमने क्या किया ये आप देखते रहें। हमने शहर भुट्टो ली और शहर भुट्टो से हम कायदाबाद पहुँचे। कायदाबाद से हमने जो है वो ठट्टा की तरफ अपना रुख किया, और ठट्टा में दाखिल होने से पहले ही, थोड़ा सा पहले हम ठट्टा दाखिल हो गए थे। तकरीबन थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही वहाँ से जमपीर की तरफ रोड जाता था। जमपीर बहुत सारे रोड जाते हैं, बहुत सारे ट्रैक हैं, और हम ज़रा शॉर्ट ट्रैक में जाना चाहते थे ताकि हम दिन में वहाँ पर पहुँच जाएं। तो हमने जमपीर की तरफ जो रास्ता लिया हमारे लिए नया था और हमें पता नहीं था ये बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो रास्ता हमें बहुत अच्छा मिला। बेशक सिंगल रोड था, एक ही रोड पे दोनों ट्रैफिक चल रही थी आमने सामने वाली, बट हमें रोड बहुत अच्छा मिला और हम रोड के और इर्द गिर्द के नज़ारे लेते हुए और बहुत सारे नोहे और दूसरी चीज़ें कवालियाँ सुनते हुए हम जमपीर पहुँचे। यस डॉक्टर साहब, कुछ बोले? अभी तो मैं ये देख रहा हूँ हम आए कहाँ पहुँचे हैं। पीछे से हम आए ठट्टा साइड से, अब देख रहे हैं जाना किस तरफ है। पूरी राइट पे जाना है, लेफ्ट पे जाना है? आगे चलते रहो सीधा सीधा, ये रोड के साथ साथ चले। कौन से रोड के साथ? सीधे हाथ वाले। असद इस दफ़ा जो है वो मोटरवे के बजाय इस साइड से क्यों आए तुम? भाई 1 मिनट पहले रास्ता देख लो, ये है कौन सा रास्ता? यही रोड जाना है? हाँ ये सीधा सीधा। ये आए कहाँ से पीछे से? भाई अभी तो हमने बोला नूरियाबाद से ना लें, कुछ नया ट्राई करें। तो ये जमपीर तो है, अब हम जमपीर से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। बेसिकली अगर हम उस तरफ जाते ना तो सादात बस्ती आ जाती, मामू से मिल लेते हम लोग, मगर अभी हम जो है वो अमीर पीर की तरफ जा रहे हैं। तो ये ठट्टा से आने का कोई ख़ास? बस हमने नया रास्ता था, हमने सोचा तो बहुत सारी चीज़ें थी अंदर कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे,
बट अभी सिर्फ अमीर पीर ही कर रहे हैं। ठट्टा पे आने का कितने सालों के बाद इत्तेफाक हुआ? काफ़ी अरसे बाद ठट्टा की तरफ आए थे, क्योंकि बहुत साल हो गए ठट्टा में दाखिल हुए। अभी भी ठट्टा में थोड़ा सा हम इन हुए, पूरा ठट्टा हमने नहीं देखा, क्योंकि हम हमेशा सजावल की तरफ जाते हैं और वहाँ से बदीन साइड पे चले जाते हैं। अभी हम ठट्टा से जो है वो जंपीर की तरफ आए, क्योंकि ये एक नया रास्ता मैंने देखा था। मैंने बोला अब नूरियाबाद वाला तो कई बार किया हमने, अब ये रास्ता देखते हैं। तो इस वजह से आसिफ भाई आए। ठट्टा में था बहुत कुछ मकली पे रुकने का और वो करने का प्लान। बात ये है कि हमारे प्लान ही होते हैं। तो क्या कहते हो कि आने वाले टाइम में ठट्टा को ज़रूरत है हमारी कवरेज के लिए? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ठट्टा में अंदर बहुत सारी ऐसी ज़ियारतें हैं जो सादात की हैं। क्योंकि ठट्टा एक ज़माने में बहुत बड़ा शहर, तिजारती मरकज़ रहा है, और जंपीर भी उसके साथ था, क्योंकि ट्विन सिटी आप कह लो। ठट्टा और जंपीर तकरीबन बीच में 25-30 किलोमीटर का फासला है। इसके बारे में क्या कहते हो? ये जो हमेशा कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम आया सिंध फतह करने, सिंध पहले से था या मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया? सिंध तो भाई सदियों से था। मोहम्मद बिन कासिम तो कुछ और करने आए थे। हमारी किताबों में लिख दिया कि वो पहला मुसलमान था जो इस तरफ आया। हजूर भी आ चुके हैं, हमारी नॉलेज के हिसाब से मौला अली भी आ चुके हैं। अहले बैत उससे पहले आ गए थे। एक मिनट ये मुझे बताएं कि हजूर का जिक्र इतना पुराना जो है वो तुम सिंध के साथ कैसे जोड़ो? कुछ है तो बताएं। भाई सिंध की पुरानी तारीख उठा के देखो, कुछ किताबें देखो, उसमें लिखा हुआ है, जिक्र है। यहाँ से तिजारत भी होती थी, वहाँ से भी चीज़ें आती थी, लोग आते जाते थे। तो यहाँ से क्या तिजारत होती थी? बहुत सारी चीज़ें थी तिजारत की। यहाँ से मसाले जाते थे, मेवे जाते थे। हजूर को आम पसंद था, आम जाता था यहाँ से, और भी चीज़ें जाती थी। तो कपड़ा जाता था यहाँ से। बाई रोड जाता था या पानी के जरिए जाता था? दोनों तरीके से जाते थे। तो उसके बाद जो है वो सिलसिला यानी कि पुराना है, वो सदियों पुराना है भाई। क्योंकि हम तो हजूर से देखते हैं ना, 1400 साल पहले, हजूर से भी पहले से यहाँ तिजारत होती थी, लोगों का आना जाना था। क्योंकि जब आप एक कोने पे होते हो तो आप देखते हो दूसरा कोना कहाँ है। तो सामने यमन लगता था उस साइड पर, ओमान जो है आजकल मौजूद है, तो वहाँ से तिजारत होती थी कश्तियों के थ्रू, जहाज़ों के थ्रू। लेकिन किताबों में कहीं भी मौला का जिक्र नहीं है, लेकिन अक्सर आप मौला का कदम और मौला की जो है वो जानमाज और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। इसके बारे में कुछ बताएंगे? बेसिकली तारीख दान किसके साथ थे ये देखना पड़ेगा। हुकूमत वक्त के साथ थे या उन लोगों के साथ थे जो सरवाइव कर रहे थे, जो एक तारीख फ्यूचर की रकम कर रहे थे, उसके साथ थे लिखने वाले। तो ज़ाहिर है अहले बैत की तारीख लिखी हुई नहीं है किसी ने प्रॉपर। हर ज़माने में उनके साथ क्या क्या हुआ, मौला यहाँ कितनी बार आए, हजूर आए यहाँ, और साहबा भी आए, हजूर ने साहबा को भी भेजा। फिर एक सिलसिला शुरू हुआ अहले बैत का, फिर वलियों कलंदरों का हुआ। मेरे एक पेशेंट ने मुझसे सवाल किया कि अक्सर स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि यहाँ जो इतने मज़ार हैं, यहाँ वली कलंदर है, बेसिकली इनको जो है वो ईरान और दूसरी शाम साइड पे जो है इनको तंग ज़्यादा किया गया, और इस वजह से जो है वो वहाँ से इस तरफ हिजरत किया। मैं हंस पड़ा, मैंने फिर उसको पूरी तारीख बताई। तो ये मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कहते हैं, अपने अपने नज़रिए पेश करते हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि एक तारीख ऐसी है जो लिखवाई गई और एक तारीख ऐसी है जो खुदा ने छुपाई गई, और वो तारीख जो खुदा ने छुपाई उसको ढूंढने से जो है वो आपको मिलती है, और वो तारीख जो है वो हमेशा उन लोगों के लिए होती है जो कुछ जानना समझना और खुदा के वो सीक्रेट जो ज़मीन पे है, ख़ासतौर पे सिंध साइड पे, उनको जो है रहनुमाई देती हैं, उनको जिनको वो ढूंढ रहे होते हैं। जंपीर पहुँचे और यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ और क्या हम यहाँ करेंगे, ये हम आपको अपने अगले व्लॉग में बताएंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद।